नेटवर्क। जब जब बात होती है नेटवर्क की तो इसका मतलब बस इतना ही है, इतना सरल है कि आप किसी और से किस तरीके से कनेक्टेड हैं। नेटवर्क का मतलब ही क्या हुआ कि हमने उनसे किसी तरीके का कनेक्शन बनाया हुआ है। और जब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, तो आप सोच के देखिए कि किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे सिर्फ एक सर्वर सारे कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने का काम कर लेता है। ये सब चीजें आपको सुनने में जितनी इतनी एक्साइटेड लग रही हैं, उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्यों करनी है देरी, चलो शुरू करते हैं इस अध्याय को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आपकी कंप्यूटर की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 4। आपके अध्याय नंबर 4 का नाम है बच्चों कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इतिहास के बारे में पढ़ा। अब आपके इस अध्याय नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस पाठ का पढ़ने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का। तो देखिए, इस अध्याय में छात्र पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे इस अध्याय में। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय, तो सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय देखोगे। फिर डाटा संचार, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लाभ, नेटवर्किंग के मुख्य अंक, उसके पश्चात नेटवर्किंग के प्रकार जैसे लैन, मैन, वैन। ठीक है, नेटवर्किंग के लाभकारी क्षेत्र, ठीक है, फिर इंटरनेट और अंत में इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों हमारा जो टॉपिक आता है इस अध्याय का, वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलिए देखते हैं ये क्या है बच्चों। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ है एक से अधिक कंप्यूटरों को इस प्रकार आपस में जोड़ना कि वे क्या, देखिए, एक दूसरे से सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान कर सकें। तो देखिए बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है। नेटवर्क का मतलब ये होता है किसी भी चीज को, एक ही चीज को उसी के जैसे कई सारी चीजों से जोड़ देना, ताकि अगर कोई काम आप एक कंप्यूटर पे कर रहे हो तो बाकी सब पे भी हो जाए। ठीक है, तो उससे कैसे होगा, मैंने बोला ना बाकी पे भी हो जाए। कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, जब वो सब एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, तो उनमें आपस में सूचनाओं का लेन देन होता है, यानी आदान प्रदान होता है। ठीक है, दूसरा है संसाधनों, रिसोर्सेज और उपयोगी सुविधाओं को साझा कर सके। वो अपने संसाधनों को भी आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। साझा मतलब आपस में उनका भी आदान प्रदान वो करते हैं। अब आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कल्पना करें कि कार्यालय में कई विभाग है और हर विभाग में कुछ कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ चित्र आपके दिए हुए हैं। इसका ये बेस्ट है, देखिए इसका ये चित्र दिया हुआ है। जैसे कार्यालय है और आपके एक कार्यालय में कई सारे विभाग हैं और हर विभागों में कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई कंप्यूटर रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए, यदि कंप्यूटरों को आपस में नेटवर्क के जरिए जोड़ दिया जाए तो कोई भी कंप्यूटर किसी भी विभाग के कंप्यूटर से सीधा सूचना भेज और प्राप्त कर सकता है। इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आप डेटा या कोई भी आप कह सकते हो ना इंफॉर्मेशन आप इस वाले कंप्यूटर में डाल रहे हो, पर आप ये भी चाहते हो कि जो आपने इस कंप्यूटर में डेटा फीड किया है, जो डेटा आपने डाला है, वो बाकी के सारे कंप्यूटरों में भी क्या हो, आपको दिखाई दे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, यही सारी चीजें जब आपस में जुड़ जाती हैं, जो इस कंप्यूटर में वो आपको बाकी के भी कंप्यूटर में दिखेगा, वही आपका कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, और ये अपने आप नहीं होता। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। तो ये होता है आपका एक नेटवर्किंग का प्रोसेस होता है, वो अभी हम इस अध्याय में देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कंप्यूटर का नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे रोचक तथ्य दिया है बच्चों, देख लीजिए क्या है। पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1969 में अर्पानेट के रूप में बनाया गया था, जो आज के इंटरनेट का आधार बना। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पूरे विश्व में पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1969 में, जिसका नाम था अर्पानेट। और यही अर्पानेट, इसी ने नींव रखी थी आपके इंटरनेट की। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है अध्याय का, वो है आपका डेटा संचार यानी डेटा कम्युनिकेशन। हम लोग किस प्रकार से डाटा के जरिए संचार करते हैं आपस में, किस प्रकार से डेटा हमारे संचार का माध्यम बना। आइए देखते हैं। डाटा या सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना डेटा संचार, डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा संचार, जब एक डेटा को दूसरे डेटा पे आप क्या करते हो, जब एक डेटा को आप एक जगह से दूसरे जगह
स्थानांतरण करते हो, मतलब उनकी जगह चेंज करते हो, तो उसको ही कहा जाता है आपका डेटा संचार। ठीक है, यह कार्य कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से ही किया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि आपने डेटा उठा के कहीं रख दिया, नहीं, ये आप नहीं करते हो, ये आपका कंप्यूटर करता है। ठीक है, किसी नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे भी जुड़े हो सकते हैं और किसी अन्य प्रकार से भी जुड़े हो सकते हैं। देखिए, एक नेटवर्क में आपके सारे कंप्यूटर सीधा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और कई बार क्या होता है, वो सीधे ना जुड़ के कई अलग अलग माध्यमों से जुड़े होते हैं, पर अंत में जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, कंप्यूटर को केबल, टेलीफोन लाइन, रेडियो, वेब सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई आदि के द्वारा एक नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि जो आप इस कंप्यूटर में डेटा भेज रहे हो, आप बाकी भी डेटा में बाकी के कंप्यूटर स्क्रीन पे भी चाहते हो देखना, तो आप कैसे देखोगे, उसका भी माध्यम होता है, यानी डेटा के नेटवर्क का भी माध्यम होता है। वो माध्यम आपके पास है, आपका केबल, टेलीफोन लाइन, रेडियो, वाईफाई, ब्लूटूथ। ठीक है, इन सब के जरिए एक जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का, वो दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए, कई बार किसी नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर किसी एक बड़े कंप्यूटर से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर के साथ संपर्क मुख्य कंप्यूटर के माध्यम से ही कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो पहला आपने केस देखा, उसमें क्या था, सारे कंप्यूटर जुड़े हुए, मान लीजिए वाईफाई की मदद से या ब्लूटूथ की मदद से। पर कभी कभी बच्चों क्या होता है, हमारे समक्ष एक ऐसी कहते हैं ना परिस्थिति आती है कि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो आपस में जुड़े तो होते हैं, पर उनके जुड़ने का माध्यम एक अन्य कंप्यूटर होता है, जो बाकी सारे कंप्यूटरों से बड़ा होता है। ठीक है, तो कह सकते हो आप कि डेटा संचार के भी ये कई सारे माध्यम हमारे होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में मुख्य कंप्यूटर को सर्वर और अन्य सभी कंप्यूटरों को क्लाइंट या नोड्स कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, जो ऐसा हमारे पास स्थिति आती है कि सारे कंप्यूटर हमारे एक मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो उस मुख्य कंप्यूटर को बच्चों हम लोग कहते हैं सर्वर। ठीक है, और बाकी सारे हम कंप्यूटर को अपने कहते हैं क्लाइंट या नोड्स। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में इन सभी कंप्यूटरों को मिलाकर एक वर्क ग्रुप बनता है। आजकल ऐसे नेटवर्क बहुत प्रचलित है, और ये सारे कंप्यूटर मिलकर एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम है वर्क ग्रुप। और अगर आप वर्तमान समय की बात करोगे, तो वर्तमान समय में ऐसे वर्क ग्रुप बहुत ज्यादा प्रचलित है, या कह सकते हो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम देखें कंप्यूटर नेटवर्किंग के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब बहुत सारी बातें हो गई कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, पर हम ये करते क्यों, क्या लाभ हमें मिलता है, तो ये इसके लाभ है। देखिए, कंप्यूटर की नेटवर्किंग से हमें निम्नलिखित लाभ मिलते हैं, तो ये रहे हमारे लाभ। पहला लाभ है बच्चों हमारा साधनों का साझा होना, रिसोर्स शेयरिंग। हमारे जो संसाधन है ना, वो आपस में क्या हो रहे हैं, साझा किए जा रहे हैं। तो कैसे आप साझा कर रहे हो, पहला आपका है, हम नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए साधन का उपयोग नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों पर कार्य करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, एक ही नेटवर्क से जब कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो किसी पे भी काम कीजिए, वो अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर ए पे काम कर रहे हो, तो आप वही काम आप कंप्यूटर सी पे भी देख सकते हो। ठीक है, क्यों देख सकते हो, क्योंकि सब एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं आपके। दूसरा, उदाहरण के लिए यदि किसी कंप्यूटर के साथ लेजर प्रिंटर जुड़ा हुआ है, तो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से उस प्रिंटर पर कोई भी सामग्री छापी जा सकती है। देखा आपने, मान लीजिए इस सारे नेटवर्क में से एक ऐसा कोई कंप्यूटर है जो लेजर प्रिंटर से जुड़ा है, तो उस प्रिंटर में आपको जो भी प्रिंट करना है ना, वो आप सिर्फ उसी कंप्यूटर से नहीं कर पाओगे जिसमें वो जुड़ा हुआ है, आप बाकी सबसे भी कर पाओगे। क्यों, बाकी सबसे क्यों कर पाओगे, क्योंकि बाकी सब उसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इसलिए। ठीक है, इससे हार्डवेयर पर होने वाले खर्चे में बचत होती है। तो देखिए बच्चों, सबसे जरूरी और कह सको सबसे ज्यादा लाभ हमें इसी से मिलता है कि हमारे खर्चे बचते हैं, हमारे पैसे कम खर्च होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, देख लीजिए। इंटरनेट भी एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। अगर आप नेटवर्क का सबसे बढ़िया उदाहरण लोगे, तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट एक समय पे अरबों कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब हमारे कहते हैं ना कंप्यूटर नेटवर्किंग का दूसरा क्या लाभ है, दूसरा आपका लाभ है बच्चों डाटा का तीव्र संप्रेषण। ठीक है, डाटा का हमारा तीव्र संप्रेषण। अब इसका क्या मतलब होता है, स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। हमारा डेटा ना बहुत तीव्र गति से क्या होता है, आपस में ये लोग बांटते हैं। कौन बांटता है, कंप्यूटर्स ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए देखिए, कंप्यूटर की नेटवर्किंग से दो कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र तथा सुरक्षित रूप से होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में कोई भी दो कंप्यूटर आपस में डाटा तो जो शेयरिंग करते हैं, यानी जो लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो बहुत ही सुरक्षित माध्यम से करते हैं। ठीक है,
फिर बारी आती है, इससे कार्य की गति तेज होती है और समय की बचत होती है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर नेटवर्किंग के जरिए ये लोग जब आपस में डाटा को साझा कर लेते हैं बच्चों, तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा कार्य बहुत ही तीव्र गति से होता है और साथ ही साथ हमारा समय भी बचता है। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या लाभ है, देख लेते हैं। तीसरा हमारा लाभ है डाटा सुरक्षा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में। हम सब चाहते हैं कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे, तो डेटा सुरक्षित रखने का माध्यम हमारा कंप्यूटर नेटवर्क भी है। कैसे हो सकता है, देखिए, नेटवर्किंग में किसी फाइल की दो या अधिक प्रतियां अलग अलग कंप्यूटरों पर स्टोर की जा सकती हैं। ठीक है, नेटवर्किंग में क्या होता है, अभी आप लोगों ने अपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है ना, कि आप किसी एक फाइल की प्रति कॉपी बना सकते हो। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, इससे हमारा डेटा सुरक्षित रहता है। फिर बारी आती है, यदि किसी कारणवश एक कंप्यूटर खराब या असफल हो जाता है, तो वह डेटा दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त हो सकता है। अब जरा सोचिए इस बात को, मान लीजिए दो कंप्यूटर और एक कंप्यूटर किसी कारणवश खराब हो गया, लेकिन उसी कंप्यूटर में आपका डेटा था, आपके सारे क्या थे, आपकी सारी सूचना उसी में थी, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो उसमें था वो आप इस कंप्यूटर में भी देख सकते हो, जो सही है, बट एक ही आपके लिए उसकी कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, वो आपस में जुड़े होने चाहिए। ठीक है, फिर इस प्रकार किसी नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे के लिए बैकअप का कार्य भी कर सकते हैं, जिससे डेटा की सुरक्षा बढ़ती है। तो ये जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, ये लोग एक दूसरे का बैकअप का काम करते हैं। ठीक है, अगर कहीं एक जगह से डेटा उड़ गया तो दूसरे से उसको ले सकते हो। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे दूसरे लाभ की, मतलब चौथे लाभ की। वो लाभ है हमारा सामूहिक संदेश, ग्रुप मैसेजिंग। तो वो कैसे होता है, हम कोई सूचना नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों को एक साथ भी भेज सकते हैं। अब सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो आप किसी एक पे भेजोगे तो वो सब पे चला जाएगा। फिर इससे हमारे समय और परीक्षण की बचत होती है। ठीक है, तो हमारा समय और हमारा परीक्षण दोनों बचता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारे नेटवर्किंग के मुख्य अंक, यानी पार्ट्स ऑफ नेटवर्किंग। हमारे नेटवर्किंग के कौन कौन से मुख्य अंक हैं। ठीक है, तो कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न तत्वों या अवयवों से मिलकर बना होता है। तो कोई भी जो नेटवर्क, कोई भी जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ना बच्चों, वो दो तरीके से बना होता है, या तो वो बहुत सारे तत्वों से बना होगा, या तो बहुत सारे अवयवों से बना होगा। ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख अंगों का वर्णन नीचे किया गया है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ हम प्रमुख वर्णन देखने वाले हैं, जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के मुख्य अंग के तौर पे काम करते हैं। तो पहला है बच्चों हमारा सर्वर। तो सर्वर हमारा क्या होता है, देखिए, सर्वर नेटवर्क का सबसे प्रमुख अथवा केंद्रीय कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो सर्वर हमारे किसी भी नेटवर्किंग सिस्टम का सबसे मुख्य बिंदु होता है। ठीक है, नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये सारी जो हमारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं ना, वो सर्वर्स के जरिए ही जुड़े होते हैं। ठीक है, सर्वर क्षमता और गति की दृष्टि से अन्य सभी कंप्यूटरों में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, जो हमारा सर्वर है ना, अगर आप क्षमता की बात करोगे और आप गति की दृष्टि से देखोगे, तो सबसे बढ़िया या कह सकते हो सर्वर, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ अगर कोई होता है तो वो हमारा सर्वर है। ठीक है, और प्राय नेटवर्क का अधिकांश अथवा समस्त डेटा सर्वर पर ही रखा जाता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि हमारे नेटवर्क का सारा डेटा हमारे सर्वर में ही रखा होता है। ठीक है, सभी नोड सामान्यतः इसी से जुड़े होते हैं, सभी नोड्स हमारे इसी सर्वर से जुड़े होते हैं। अब सर्वर के बाद बारी आती है हमारे नोड की। ये जो भी आपने पढ़ा है ना कि सभी नोड जुड़े होते हैं, ये क्या होता है, देखिए, सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। देखिए, सर्वर एक अलग है, सर्वर के अलावा बाकी जितना भी नेटवर्क का कंप्यूटर होगा, ठीक है, मतलब जो आपका मेन कंप्यूटर है, जो प्रमुख कंप्यूटर है, वो सर्वर है, तो उसको छोड़ के बाकी जितने आपके नेटवर्क के कंप्यूटर होंगे वो सारे आपके नोड है। ठीक है, वो सारे के सारे नोड है। समझ में आया नोड और सर्वर क्या है। ठीक है, चलिए, वो ये कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। तो नोड क्या होता है, नोड वो कंप्यूटर होता है जिस पर कंप्यूटर को उपयोग करने वाला इंसान काम करता है। प्रत्येक नोड का एक ही निश्चित नाम और पहचान होती है। तो प्रत्येक नोड का यानी सारे कंप्यूटर का एक नाम और एक निश्चित पहचान होती है। कई नोड अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनमें से कई सारे नोड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे ऐसे नोडों को प्रायः वर्क स्टेशन कहा जाता है। तो जो नोड आपके बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं बच्चों, उनको हम लोग वर्क स्टेशन कहते हैं। ठीक है, जब नोड्स केवल डेटा प्राप्त करें तो उन्हें लाइट क्लाइंट या डम्ब टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो जो भी नोड यानी जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डेटा प्राप्त करता है, तो उन्हें कंप्यूटर की भाषा में हम लोग लाइट क्लाइंट या फिर डम्ब टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमारा अगला भाग है नेटवर्क
केबल, ठीक है। तो नेटवर्क केबल क्या होता है, देखिए जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं उन्हें नेटवर्क केबल कहा जाता है। तो ये सारे आपस में जो नेटवर्क जुड़ा है किसी केबल के थ्रू तार से जुड़ा हुआ है, इसी को हम नेटवर्क केबल कहते हैं, ठीक है। सूचनाएं एक कंप्यूटर से नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर तक केबलों से होकर ही जाती हैं। अब जो सूचनाएं आपस में आदान प्रदान हो रही है, लेन देन हो रहा है सूचनाओं का, वो कैसे होता है, वो नेटवर्क केबल से ही होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी सूचना आपस में क्या होगा, शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनको प्राय बस भी कहा जाता है, इसीलिए इनको कंप्यूटर की भाषा में बस कहते हैं। जैसे बस हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वैसे ये नेटवर्क केबल क्या करता है, सारे आपस के कंप्यूटर में यानी आपस में नेटवर्क में क्या करता है, डेटा को शेयर करता है या आपके इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ठीक है। फिर अब हमारा अगला भाग है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एनओएस। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के कंप्यूटरों के बीच संबंध तय करता है और उनके बीच सूचना के आवागमन को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर है बच्चों, ठीक है। यही सॉफ्टवेयर ये तय करता है कि कंप्यूटरों के बीच में किस प्रकार से संबंध स्थापित होंगे या वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखेंगे, ठीक है। यह सॉफ्टवेयर सर्वर में लोड किया जाता है। जब ये तय करता है कि आपस में कंप्यूटर किस प्रकार से नेटवर्क शेयर करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये आपके मुख्य कंप्यूटर जिसमें सर्वर है ये वहां पे रहेगा, ये बाकी कंप्यूटर में नहीं रहेगा, ये सर्वर वाले कंप्यूटर में रहेगा, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लॉगिन, एक्सेस नियंत्रण आदि कार्य संभव है, ठीक है। इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बच्चों आप लॉगिन का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे नेटवर्क कार्ड की। तो हमारा नेटवर्क कार्ड क्या है, देखिए यह एक ऐसा सर्किट होता है जो नेटवर्क केबलों को कंप्यूटरों से जोड़ता है, ठीक है। नेटवर्क कार्ड बच्चों वो सर्किट होता है जो आपके नेटवर्क केबल, ये भी हमने पढ़ा था ना, ये नेटवर्क केबल, इनको ये आपस में जोड़ता है, ठीक है। इन कार्डों की सहायता से डाटा का आगमन तीव्र होता है। तो जब नेटवर्क कार्ड से ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इनका जो आने जाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। यह कार्ड नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं और ये आपके सारे नोड वाले कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। मतलब सारे कंप्यूटर में होते हैं और सारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होते हैं, ठीक है। इनको अर्थनेट कार्ड भी कहा जाता है। इनको हम लोग नेटवर्क कार्ड के अलावा अर्थनेट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी की। ये क्या होती है, देखिए ये किसी नेटवर्क के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की विशेष पद्धति होती है। ये कोई भी नेटवर्क के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है, उनकी एक विशेष पद्धति है, उसको हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ऐसी कई पद्धतियां आजकल प्रचलन में है। ऐसे बच्चों आज के जमाने में, मतलब आज के वर्तमान समय में बहुत सारी हमारी टोपोलॉजी प्रसिद्ध है, जैसे स्टार, रिंग, बस आदि, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेटवर्किंग के प्रकार, यानी हमारा नेटवर्किंग कितने प्रकार का होता है, लैन, मैन, वैन, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, लैन, मैन, वैन, ठीक है। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं क्या रोचक तथ्य है। क्लासरूम में यदि दो कंप्यूटरों को लैन केबल से जोड़ा जाए तो बिना इंटरनेट के भी वो फाइल और गेम शेयर कर सकते हैं। देखिए आपके कंप्यूटर के क्लासरूम में अगर कोई दो सिस्टम पे आपका लैन केबल की मदद से आपका कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हो अगर लैन केबल की मदद से कोई कंप्यूटर एक दूसरे जुड़ा होता है ना, तो उसमें अगर इंटरनेट नहीं भी है ना, तब भी आप फाइल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है बच्चों। नेटवर्क को उनके कंप्यूटर, देखिए नेटवर्क को उनके कंप्यूटरों की भौगोलिक स्थिति या भौतिक दूरी के अनुसार मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो हमारे नेटवर्किंग के प्रकार है ना, ये 3 भागों में विभाजित है। पहला है आपका लोकल एरिया नेटवर्क या लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है आपका मैन। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैसे ये नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, ठीक है। आइए चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है बच्चों, देखिए यह वो नेटवर्क होता है जिसमें कुछ सीमित संख्या में कंप्यूटर और अन्य उपकरण एक सीमित क्षेत्र जैसे कमरा, ऑफिस या इमारत के भीतर आपस में जुड़े होते हैं। तो बच्चों देखिए नाम से ही पता चल रहा है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंप्यूटर आपका एक ही कमरे में, एक ही घर में या एक ही बिल्डिंग में रखे हुए हैं, ठीक है, वही बस आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। तो जब वो आपस में जुड़े होते हैं ना, उसी को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए अब लोकल एरिया नेटवर्क के हम बच्चों हमारी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। कौन कौन से उनके की फीचर्स होते हैं देख लीजिए। पहला है यह एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में काम करता है। इनका भौगोलिक क्षेत्र बहुत छोटा होता है, सच में बहुत छोटा है। या तो एक कमरा होगा, या तो एक घर होगा, या तो बस एक बिल्डिंग होगी, इसलिए छोटा है। दूसरा है इससे जुड़े उपकरण
केबल या वाईफाई से जुड़े हो सकते हैं। और ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं? केबल से या फिर वाईफाई से। डेटा ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है, इसमें ना डेटा ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ये क्या एक सीमित क्षेत्र में, इसीलिए डेटा ट्रांसफर की जो गति होती है ना बहुत तेज होती है। सस्ता और स्थापित करना आसान होता है, ये बहुत ही सस्ता होता है, और संबंध स्थापित करना इसमें क्या होता है एक दूसरे कंप्यूटर के बीच में बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, फिर बारी आती है बच्चों मैन की। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है देखिए, यह वो नेटवर्क होता है जो एक पूरे शहर या नगर क्षेत्र में फैला होता है, या कई स्थानीय नेटवर्क लैंस को आपस में जोड़ता है। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब ये किसी एक शहर को या फिर किसी एक एरिया को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यानी ऐसा जो नेटवर्क होता है ना, या ये पूरे शहर में या फिर ये पूरे एरिया में फैला होता है। ठीक है, इसकी बच्चों कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, एक पूरे शहर या बड़े क्षेत्र में फैला होता है, लैन से बड़ा और वैन से छोटा। देखिए ये ना एक पूरे बड़े शहर में या एक क्षेत्र में फैला होता है, ये आपका लैन से बड़ा होता है पर वैन से छोटा होता है, यानी बीच का होता है। ठीक है, इसमें फाइबर ऑप्टिक, इसमें कौन कौन सी चीजें होते हैं, फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव या वायरलेस के माध्यम से इसमें क्या होता है, कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये विभिन्न लैन नेटवर्कों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका कहाँ उपयोग है, बहुत सारे जो लैन होते हैं ना, जैसे कहीं पे अगर एक बिल्डिंग में वाईफाई से कनेक्टेड है कंप्यूटर, तो वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, उनको कौन कमांड दे रहा है, उनको ये लैन देते हैं, सॉरी उनको ये आपके मैन देते हैं। ठीक है, चलिए डेटा ट्रांसफर की गति अच्छी होती है, इसमें डेटा ट्रांसफर की गति आपकी अच्छी होती है। ठीक है, ये देखिए ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया का आपका चित्र, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, ये सब आपके मैन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क यह वो नेटवर्क होता है जो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश, महाद्वीप या पूरी दुनिया में फैला होता है। तो बच्चों देखिए ये जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है ना, ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला होता है। जैसे ये आपका फैला होता है किसी एक देश में, किसी एक महाद्वीप में, या फिर ये पूरी दुनिया में फैला है, इसीलिए इसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क आपके कई सारे लैन और मैन नेटवर्कों को आपस में जोड़ के बनता है। ठीक है, ताकि दूर दराज के स्थानों के कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क कर सके। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये आपका एक ऑफिस, ये जितने भी ऑफिस है ना, ऑफिस 1 से लेकर 6 तक, ये आपके वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं हमारे वाइड एरिया नेटवर्क के कौन कौन से मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो कई देशों या दुनिया भर में फैला होता है। तो सबसे बड़ा आपका नेटवर्क कौन सा है, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ठीक है, वैन में सैटेलाइट, टेलीफोन, फाइबर ऑप्टिक और इंटरनेट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह नेटवर्क कई संस्थानों और यह नेटवर्क कई सारे संस्थानों को जोड़ने का काम करता है, जैसे आपका बैंकों, कार्यालयों और सरकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से इसमें फायरवॉल, एंस्क्रिप्शन और पासवर्ड सिस्टम का उपयोग होता है। तो ये इतना बड़ा है तो इसको सुरक्षित भी तो रखना होगा, तो सुरक्षा के दृश्य से आप देखोगे तो इसमें फायरवॉल, ठीक है, एंस्क्रिप्शन और पासवर्ड सिस्टम लगा के सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक रोचक तथ्य क्या है देख लेते हैं। वैन में डेटा सही कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हर सिस्टम को एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है, जैसे आपके घर का पता। देखिए अब ये इतना बड़ा नेटवर्क है तो कहाँ से इसमें डेटा आ रहा है, तो इसमें बच्चों एक बहुत ही कहते हैं ना विशेष सुविधा दी जाती है, आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे हम सबके घर का अलग अलग एड्रेस होता है, यही एड्रेस हमारे कंप्यूटरों का भी होता है, आईपी एड्रेस हम जिसको कहते हैं। ठीक है, यही आईपी एड्रेस वैन में होता है। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों देखते हैं हमारा अगला टॉपिक का क्या नाम है, नेटवर्किंग के लाभकारी क्षेत्र, बेनिफिशियल एरियाज ऑफ नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग से कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो लाभ प्राप्त करते हैं, तो देख लीजिए क्या है। पहले यातायात या आवागमन के तेज साधनों को देखकर लोग कहा करते थे कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। उस समय यह बात भले ही आंशिक सत्य है, लेकिन अब कंप्यूटर नेटवर्कों के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि दुनिया वास्तव में छोटी हो गई है। पहले जब यातायात आवागमन के हमारे संसाधनों में वृद्धि हुई थी, जैसे हवाई जहाज जब आया, जब प्रचलन में आया, रेलगाड़ियां प्रचलन में आई, तब लोग कहने लगे कि दुनिया वाकई में छोटी हो गई है। पर उस वक्त में बच्चों ये बातें उतनी सत्य नहीं थी। लेकिन अगर आज आप आज के जमाने को देखोगे तो आज के जमाने में ये बातें सच में बहुत सही हो गई है, दुनिया बहुत छोटी हो गई, दुनिया आज हमारे मोबाइल फोन में आ गई है एक तरीके से कहिए तो। ठीक है,
इसका कारण यही है कि नेटवर्कों के माध्यम से हम आज दुनिया के हर कोने तक पहुंचकर तत्काल सूचनाएं प्राप्त करने में समर्थ हैं, वह भी केवल अपने घर बैठे हुए। ये कैसे पॉसिबल है? हम अपने घर में ही बैठे पूरी दुनिया की जानकारी ले सकते हैं, इसलिए ठीक है। चलिए, वैसे तो दुनिया में नेटवर्कों और उनके उपयोगों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, लेकिन उन सब का परिचय देना ना तो हमारे लिए संभव है, ना उनकी आवश्यकता ही है। देखिए, ऐसे तो अगर आप बात करोगे तो हमारे दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क और उनके बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन जिनका परिचय देना हमारे लिए संभव ही नहीं और इनकी आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पे आओ करके सीखें। ये आप लोगों को करना है, तो आप देखेंगे सबको क्या करना और क्या आप सीखेंगे, तो करिएगा जरूर इसको। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग बात करते हैं हमारे इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या है देख लीजिए। इंटरनेट इस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय नेटवर्क है। तो सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। ठीक है, संसार के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इस तरह ये नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। इसको कहा जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क। क्यों? क्योंकि सारे नेटवर्क अंत में इंटरनेट से ही जाके जुड़ते हैं। ठीक है, इस समय दुनिया के करोड़ों लोग इसकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस समय बच्चों दुनिया के कई करोड़ लोग इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। इंटरनेट ने विभिन्न देशों के असंख्य नेटवर्कों को एक साथ जोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी में विश्वव्यापी क्रांति ला दी है। देखिए, इंटरनेट की मदद से हमारे देश विदेश के कई सारे नेटवर्क जुड़े हैं, जिससे बहुत ज्यादा क्रांति आई है, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो या फिर विश्वव्यापी क्रांति हो। ठीक है, इसके द्वारा दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर या उसमें भरी हुई वेबसाइट से जुड़ना उतना ही सरल है जितना कोई टेलीफोन नंबर डायल करना। यही इंटरनेट के विश्वव्यापी लोकप्रियता का रहस्य है। ठीक है, जैसे आप फोन में किसी का नंबर डायल करते हो तुरंत बात कर लेते हो, वैसे ही बच्चों आप इंटरनेट पे जो चाहे खोज सकते हो। ठीक है, तो इसी की वजह से आज के जमाने में हमारा इंटरनेट इतना ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे इंटरनेट के उपयोग में लाभ और हानियां। देखिए, हर चीज की लाभ होती है और हर चीज की हानियां भी होती हैं। तो हमारे इंटरनेट के भी लाभ और हानियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेट के लाभ के बारे में। तो कौन कौन से हमारे इंटरनेट के लाभ है? तो पहला है तीव्र संचार, फास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, हम सेकंड के कुछ भागों में संसार के दूसरे कोने में बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं। हम लोग सेकंड में बच्चों, अगर हम अपने भारत देश में बैठे हैं तो सेकंड में हम नंबर डायल करके इंटरनेट की मदद से एक ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए इंसान से वार्तालाप कर सकते हैं। तो हुआ ना तीव्र संचार। दूसरा हमारा लाभ है सूचना संसाधन, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली जानकारियों का सबसे बड़ा लाभ है। खुले सूरज के नीचे किसी भी तरह की और किसी भी तथ्य से संबंधित जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके लिए आप विभिन्न सर्च इंजन, देखिए इंटरनेट संचार का भंडार है, इंटरनेट जो है ना, ये हमारे सूचना का भंडार है। आपको जो खोजना है आप खोज सकते हो। पर कैसे खोज सकते हो? इनको खोजने के लिए बच्चों बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे गूगल, याहू आदि का प्रयोग इंटरनेट पर उचित जानकारी को सर्च करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप गूगल, याहू का इस्तेमाल करके बच्चों आप इंटरनेट पे कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारा अगला लाभ है सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, किसी के लिए भी बिना फेसबुक या ट्विटर के जीवन आसान नहीं है। यह एक समान रुचि वाले लाखों लोगों को एक ही माध्यम से जोड़ने का उचित साधन है। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है बच्चों? वो प्लेटफॉर्म जहां पे हम ऑनलाइन बात करते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। ठीक है, आज हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते इनके बिना। ठीक है, इस पर क्या होता है बच्चों, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कई सारे लोगों से जुड़ सकते हो। ठीक है, अब दूसरा लाभ हमारे इंटरनेट का क्या है? ऑनलाइन सर्विसेज। तो देखिए ऑनलाइन सर्विसेज क्या है? इंटरनेट ने जीवन को बहुत सरल बना दिया है। अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके, देखिए हमारे इंटरनेट के आविष्कार की वजह से हमारा जीवन ना बहुत सरल हो गया। हम लोग जहां पहले काम खुद जाके करते थे, अब हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन वो काम कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं ऑनलाइन? देखिए, आप मूवी टिकट बुक कर सकते हो, मनी ट्रांसफर, यूटिलिटी बिलों का भुगतान, टैक्स आदि करना आदि कार्य आप अपने घर बैठे बैठे ही कर सकते हो। तो बच्चों ये सारे ना हमारे इंटरनेट के लाभ हैं। पर वहीं दूसरी तरफ हमारे इंटरनेट की बहुत सारी हानियां भी हैं। तो कौन कौन सी हानियां है ये देख लेते हैं। तो पहली हानि इंटरनेट की ये है बच्चों, निजी इंफॉर्मेशन चोरी होने का डर, थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। हमारी जो निजी जानकारियां होती है ना, वो चोरी होने का डर हमेशा बना रहता है। ठीक है, यदि आप इंटरनेट का प्रयोग ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल नेटवर्किंग या अन्य सर्विसों के लिए करते हैं, तो आपकी निजी इंफॉर्मेशन जैसे नाम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड आदि चोरी होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, यानी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो चोरी होने का हमेशा खतरा बना रहता है। ठीक है, फिर दूसरा जो आपका हानि है
इंटरनेट का वो है स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है? देखिए, स्पैमिंग का अर्थ अनचाहे ईमेल का भारी मात्रा में भेजने से है। स्पैमिंग होता है बच्चों हमारे ईमेल में कि स्पैम का फोल्डर होता है, ठीक है, उसमें ना अनचाहे बहुत सारे ईमेल भरे रहते हैं, ठीक है। ये गैर कानूनी क्रियाएं आपको उबा सकती है, इस प्रकार इंटरनेट का प्रयोग अब अविश्वसनीय है, ठीक है। फिर तीसरा हमारा जो हानि है इंटरनेट का, वायरस थ्रेट, ठीक है, वायरस थ्रेट। इंटरनेट से कनेक्ट होने पर कंप्यूटर वायरस हमले के लिए अधिक सुग्राही हो जाता है, जो कि बाद में डेटा या सिस्टम को भी क्रैश कर सकता है। तो इंटरनेट यूज करने से क्या होता है? इंटरनेट के इस्तेमाल से बहुत सारे वायरस का आक्रमण भी हो सकता है, जिससे हमारा सिस्टम क्या हो सकता है? क्रैश हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों, हानि और लाभ तो देख लिया, अब इसके अलावा हम लोग ये देखने वाले हैं इंटरनेट की कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है बच्चों, इंटरनेट की सुविधा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। क्या है वो? वर्ल्ड वाइड वेब। तो www यह एक ऐसा डाटाबेस है जो विश्व भर में फैला हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ आपका किसी एक देश में नहीं है, किसी एक महाद्वीप में नहीं है, ये पूरे के पूरे संसार में फैला हुआ है, ठीक है। इंटरनेट का कोई भी उपभोक्ता इस डाटाबेस के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। तो आप कोई भी सूचना www पे जाइए और प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। इसमें सूचनाओं को विभिन्न शीर्षकों और उप शीर्षकों में बांटकर रखा गया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में बच्चों बहुत सारी सूचनाओं को शीर्षक और उप शीर्षकों के बीच में बांटा गया है, ठीक है। फिर आपकी बारी आती है बच्चों, ये देखिए, उपभोक्ता शीर्षकों के अनुसार अपनी आवश्यकता की जानकारी प्राप्त कर सकता है, और उपभोक्ता को जो चाहिए, जो शीर्षक की जानकारी चाहिए उसके अनुसार वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर बच्चों, शुरू में इस पर केवल लिखित पाठ्य सामग्री टेक्स्ट प्रसारित और उपलब्ध होती थी, परंतु अब इसमें चित्र, ध्वनि, फिल्म आदि कोई भी ऐसी सामग्री मिल सकती है जिससे आप कंप्यूटर पर तैयार कर सकते हैं। देखिए, पहले जब वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुआ था तो उसमें ना सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चीजें ही मिलती थी, पर अब आप उसमें कोई भी चित्र देख सकते हो, उसमें कोई भी आप ध्वनि या फिल्म इत्यादि देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोचक तथ्य क्या है, देख लीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का सबसे बड़ा भाग है, परंतु यही इंटरनेट नहीं है। इसकी व्यापकता के कारण गलती से इसी को संपूर्ण इंटरनेट समझ लिया जाता है। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब हमारे इंटरनेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये गलती भी मत करिएगा सोचने की कि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ही इंटरनेट है। नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का सिर्फ एक भाग है, ये पूरा का पूरा इंटरनेट नहीं है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी सूचना को ढूंढना बहुत आसान और श्रम साध्य कार्य है। अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब पे जाते हो तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर या अन्य ब्राउजर आदि प्रोग्रामों की सहायता ली जाती है। तो www को खोलने के लिए बच्चों आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर या कोई भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब के बाद इंटरनेट हमें कौन सी दूसरी और सुविधा देता है? तो इंटरनेट हमें वेबसाइट के रूप में एक दूसरी सुविधा देता है। जैसे यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें कोई भी व्यक्ति, संगठन, कंपनी आदि, देखो, वेबसाइट की मदद से बच्चों कोई भी मनुष्य, कोई भी संगठन या कोई भी कंपनी क्या कर सकती है? किसी भी प्रकार की सूचनाएं भरकर इंटरनेट पर प्रकाशित कर सकती है। आप इंटरनेट पर कोई भी सूचना खुद का, कंपनी का या बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोग क्या कर सकते हो? प्रकाशित कर सकते हो। कंपनियां इसमें अपने विज्ञापन दे सकती हैं तथा बेरोजगार व्यक्ति अपना बायोडाटा भरकर नौकरियां ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कंपनियां विज्ञापन देती हैं और बहुत से लोग इसमें नौकरी भी ढूंढते हैं। इसमें विज्ञापन करना बहुत सस्ता पड़ता है। देखिए, अगर आप वेबसाइट की मदद से विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरा हमें इंटरनेट क्या सुविधा देता है? टेलनेट की सुविधा देता है। तो टेलनेट क्या है? देखिए, यह ऐसी सेवा है जिसमें आप अपने मेजबान या होस्ट कंप्यूटर को, जो इंटरनेट से जुड़ा है, उसी तरह के किसी दूसरे मेजबान कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। देखिए, टेलनेट की मदद से बच्चों, जो आपका होस्ट कंप्यूटर है ना, उस होस्ट कंप्यूटर को आप दूसरे होस्ट कंप्यूटर से जोड़ सकते हो। फिर एक टर्मिनल की तरह उसकी सेवाएं, सूचना आदि का उपयोग कर सकते हैं। आप एक टर्मिनल की तरह एक होस्ट कंप्यूटर की जितनी भी सेवाएं, सूचनाएं आप दूसरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें कौन सी सुविधा और इंटरनेट से मिलती है? वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एफटीपी की सुविधा, ठीक है। यह एक ऐसा प्रोग्राम या सुविधा है जिसके द्वारा आप इंटरनेट से जुड़ी किसी कंप्यूटर की फाइलों को अपने कंप्यूटर में नकल कर सकते हैं। देखिए, आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एफटीपी से क्या कर सकते हैं? इंटरनेट से कोई भी फाइल अपने पास ला सकते हो, ठीक है। इसके लिए उपयोगकर्ता को पहले उस कंप्यूटर से जुड़ना पड़ता है और फिर नेविगेटर प्रोग्राम से उस सूचना या फाइल तक पहुंचना होता है जिसे वो प्रयोग में करना चाहता है। तो आप ये प्रोसेस को फॉलो करके क्या कर सकते हो?
आप कोई भी वहां से कोई भी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इंटरनेट ने हमें चैटिंग की भी सुविधा दी है। तो चैटिंग क्या है, देखिए चैटिंग इंटरनेट के प्रयोग से विश्व के किसी भी भाग में जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है स्थित मित्रों से आप अपने घर पर कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे हुए बातचीत कर सकते हैं। चैटिंग का मतलब क्या होता है? चैटिंग का मतलब है आप अपने किसी भी दोस्त से, रिश्तेदार से, ठीक है, या आपके परिवार के सदस्य से, वो कहीं पे भी रहें, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। इस क्रिया को इंटरनेट चैटिंग कहते हैं और ये जो बात करना होता है इसी को इंटरनेट चैटिंग कहा जाता है, ठीक है। वास्तव में इंटरनेट पर कुछ ऐसी साइटें उपलब्ध है जो एक साथ कई व्यक्तियों को एक ही चैट रूम में लॉग इन करने की सुविधा प्रदान करती है। देखिए हमारे इंटरनेट में बहुत सी ऐसे साइट्स अवेलेबल है बच्चों हैं जिससे एक ही समय पर एक ही कमरे में, जिसको चैट रूम कहा जाता है, उसमें कई सारे लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे चैट रूम में जुड़कर उसी चैट रूम में जुड़े अन्य व्यक्तियों से सीधा बातचीत आप कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी बात को अपने कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, जो चैट रूम में जुड़े हुए अन्य सभी व्यक्तियों के कंप्यूटर पर दिखाई देते हैं। देखिए आपको जो भी बात करनी आप अपने कीबोर्ड में उसको टाइप करते हो, तो जो अपने कीबोर्ड पे टाइप करते हो बाकी सारे लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर उन्हें दिख जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति अपनी बात वहां टाइप करके आप तक पहुंचा सकता है और इसी तरीके से दूसरे लोग भी क्या कर सकते हैं, दूसरे लोग भी अपनी बातों को टाइप करके आप तक को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है इस अध्याय का, वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल, ठीक है। तो क्या है देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी डाटा संचार नेटवर्क या चैनल के माध्यम से पत्रों का संप्रेषण यानी ट्रांसमिशन किया जाता है। देखिए ऐसे नाम से ही इसका पता चल रहा है, आप क्या कर सकते हो, इसमें पत्र का आदान प्रदान कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई पत्र, अनुस्मारक, मेमो या जो कुछ भी नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर टर्मिनल पर टाइप किया जा सकता है, नेटवर्क से जुड़े किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर में भेजा जाता है, जहां उसे वीडियो या मॉनिटर पर दिखाया जाता है ताकि संबंधित व्यक्ति उसे पढ़ सके। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल की मदद से बच्चों क्या कर सकते हो, किसी भी नेटवर्क से, हम नेटवर्क की बात करें, ठीक है, तो इंटरनेट की मदद से पूरे के पूरे नेटवर्क में आप सारे कंप्यूटर पे एक साथ कोई भी पत्र भेज सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी लिख के भेज सकते हो, ठीक है। और जो भी आप भेजोगे वो बाकी सबके स्क्रीन पर वीडियो, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर का दूसरा नाम है तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, उस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम जुड़े हुए हैं और जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब आपका ईमेल को एक ही साथ पढ़ सकते हैं। ईमेल का मतलब क्या है, पत्र ही होता है लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप लिखते हो, मतलब जहां पे आपको विद्युत की जरूरत पड़ती है यानी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। सामान्य रूप से इस प्रकार भेजी गई सूचना या संदेश को हार्ड डिस्क पर एक निश्चित स्थान पर, जिसे मेल बॉक्स कहते हैं, स्टोर कर दिया जाता है ताकि प्राप्तकर्ता जब चाहे उसे पढ़ सके, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये जो भी हम लोग भेजते हैं ना मेल, ये कहाँ जाता है, ये जाता है एक हार्ड डिस्क में, हमारे हार्ड डिस्क में एक निश्चित स्थान है, उस स्थान का नाम है मेल बॉक्स, ये मेल बॉक्स में जाता है, ठीक है। चलिए तो मेल बॉक्स में कोई भी जब मेल जाता है तो आप कभी भी जाके पढ़ सकते हो। देखिए इसी मेल बॉक्स में एक फोल्डर होता है आपका जिसका नाम स्पैम है, ठीक है। ये जो आपने पढ़ा था ना अभी, स्पैमिंग हमने पढ़ा था अभी, ये देखिए ये, ठीक है, ये आपके मेल बॉक्स में ही आता है। इसी स्पैमिंग में आपके जितने भी अनवांटेड आप कह सकते हो जो जो मेल हमें नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आप स्पैमिंग के बहुत सारे मेल खोल दोगे ना तो आपके सिस्टम में वायरस का अटैक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो बच्चों यहाँ पे ना हमारा ये अध्याय नंबर 4 समाप्त होता है। तो चलिए आइए जल्दी से इस अध्याय पे एक नजर देख लेते हैं क्या है, क्या क्या हमने पढ़ा है इस अध्याय में। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्क के अव्यय हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से अव्यय हैं, मतलब पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स है, देखिए सर्वर, नोड, नेटवर्क केबल, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये सारे क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अव्यय हैं, कंप्यूटर सिस्टम नहीं सॉरी कंप्यूटर नेटवर्किंग के, ठीक है। कोई नेटवर्क एक से अधिक बिंदुओं, वस्तुओं या व्यक्तियों का आपस में इस प्रकार जोड़ता है कि उनमें से प्रत्येक किसी दूसरे के साथ सीधा संबंध बना सके। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब ही ये है बच्चों कि सारे सिस्टम एक साथ आपस में जुड़ जाएं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा है इस अध्याय में, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, हमें पढ़े ना, नेटवर्क 3 प्रकार का होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन और वाइड, ठीक है, WAN, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्कों के माध्यम से हम आज दुनिया के हर कोने तक पहुंचकर तत्काल सूचनाएं प्राप्त करने में समर्थ हैं। तो इन्हीं 3 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्कों की मदद से बच्चों हम जो चाहे
किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय नेटवर्क है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारे ये अध्याय नंबर 4 समाप्त होता है। अब आपको इस अध्याय नंबर 4 को बहुत अच्छे से पढ़ना है और मूल्यांकन करना है आपको इस अध्याय का, यानी आपको अभ्यास कार्य इसका पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से कंप्यूटर एक कितना बड़ा नेटवर्क है। आप सोच के देखिए कि हम किस तरीके से एक सिंगल नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप बात करें लैन, वैन और मैन नेटवर्क की, तो किस तरीके से उन्होंने हमें एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है हमारी रेंज के अकॉर्डिंग। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय पढ़कर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मजा भी आया होगा, क्योंकि अब मैं आपसे मिलने वाली हूँ आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।